हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वेलकम टू अनदर माइंड ब्लोइंग सेशन ऑफ लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पार्ट 2। हमने पिछले लेक्चर में भी कुछ 5 अच्छे सवाल क्लास में किए थे और जैसा प्रोसीजर आपने वहां अपनाया था वही प्रोसीजर आप भी यहाँ फिर दोबारा से अपनाइएगा। प्रोसीजर क्या था एक बार याद दिला दूं। बिना नोटबुक और पेन के इस लेक्चर को देखना महापाप है, तो अगर आपके पास अभी नोटबुक और पेन नहीं है तो वीडियो पॉज करिए और नोटबुक और एक पेन लेकर आ जाइए। और जैसे ही मैं आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले करूं वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन को खुद ट्राई करिएगा और अगर आपसे बन जाए तो मेरी तरफ से अपने आप को शाबाशी दीजिएगा, नहीं बने तो निराश मत होइएगा। वीडियो को आगे प्ले करके देखिएगा और देखिएगा ऐसा कौन सा पॉइंट था जो आप मिस कर रहे थे और जो आपने पिछली बार किया था वही आपको इस बार भी करना है। यानी कि आपको इस लेक्चर के अंत में अब 20 में से आपका कितना स्कोर आया यह मुझे बताना है। तो चलिए आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की कार्यवाही। हियर गोज द फर्स्ट प्रॉब्लम। लेट g फ्रॉम r टू r बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। g0 0 है, g' 0 भी 0 है, g'1 0 नहीं है और fx डिफाइंड है x अपॉन मॉड x इंटू gx। अगर x 0 नहीं है और 0 पर वैल्यू 0 है, hx भी डिफाइंड है और फिर उसने कंपोजिट की डेफिनेशन लिख रखी है। क्या होता है कंपोजिट? FOH और HOF। और फिर उसके बाद हमसे पूछा है कि f डेरिवेबल है 0 पर, h डेरिवेबल है, FOH और HOF के बारे में, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं f के साथ। तो fx में आप देख रहे हैं x अपॉन मॉड x है, तो अगर x पॉजिटिव हुआ तो नीचे वाला x एज इट इज खुल जाएगा और ये आ जाएगा gx। और अगर x 0 हुआ तो ये आ जाएगा 0 और अगर x नेगेटिव हुआ तो ये आ जाएगा माइनस gx। लेट अस चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0। डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0, तो अगर मैं 0 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करता हूं, इफ आई चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस एट x इक्वल टू 0, तो डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करें हम इसकी 0 पर? लेट अस फाइंड आउट द RHD। RHD क्या आएगा सर? लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, g ऑफ 0 प्लस h माइनस g ऑफ 0 अपॉन h। What is g of 0 plus h? g of 0 plus h is limit h tending to 0, g of h minus g of 0, है ना, f of 0 plus h minus f of 0। बेसिकली 0 plus h पर अगर मैं बात करता हूं तो g of 0 plus h, g of 0 और g of h माइनस g of 0, तो ये तो g dash h बन गया, g dash 0 बन गया एंड g dash 0 becomes 0। तो यानी कि RHD तो 0 आ गया। अब मैं LHD की बात करूं तो LHD इफ आई टेस्ट लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहां आ जाएगा माइनस ऑफ g0 माइनस h माइनस g ऑफ 0 अपॉन माइनस h। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, g ऑफ 0 माइनस h प्लस g ऑफ 0 अपॉन h। लेकिन g0 तो हमें 0 दिया है, g0 is given to be 0, so this is equal to limit h tending to 0, g of 0 माइनस h। इसको हम माइनस ऑफ g of 0 भी लिख सकते हैं क्योंकि 0 ऐड करो, प्लस करो या माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, और नीचे h। तो अगर आप कहो तो हम इसमें यहां पर माइनस और यहां माइनस लगा दें एंड दिस बिकम्स माइनस द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 0 दैट इज g डैश 0। ये बन गया g डैश 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 0 फॉर g। लेकिन क्योंकि g 0 पर डेरिवेबल है इसलिए उसका LHD और RHD दोनों g डैश 0 के बराबर होंगे। तो यहां पर RHD बन रहा था g का तो g डैश 0 के बराबर होगा, यहाँ LHD बन रहा था 0 का, नेगेटिव ऑफ LHD, तो यह भी g डैश 0 के बराबर होगा, यानी ये भी क्या आ गया 0। तो f कैसा फंक्शन हो गया? f बिकम्स डेरिवेबल क्योंकि उसका LHD और RHD दोनों ही 0 आ गए। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखकर बताइएगा मैंने इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट क्यों नहीं किया, और मैं वहां से आराम से कंक्लूड कर सकता था g डैश x, यहां भी g डैश x लिखता और 0 डाल देता तो g डैश 0 दोनों 0 दे रखे तो कंक्लूड कर सकता था कि f डेरिवेबल है, लेकिन मैंने वो मेथड प्रेफर नहीं किया। ऐसा क्यों किया? पूछिएगा, कुछ कारण से किया होगा, नीचे जरूर बताइएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पर चलें, h इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। h की बात कर रहा है बी पार्ट में,
तो बी पार्ट में एच एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। एच एक्स जो है मेरे पास वो है ई की पावर मॉड एक्स, ई की पावर मॉड एक्स। ये फंक्शन डेफिनेटली डेरिवेबल नहीं होता है 0 पर। अगर आप इसको ग्राफिकली थोड़ा सा देख लें, ई की पावर मॉड एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा, ई की पावर मॉड एक्स का, द ग्राफ ऑफ ई की पावर मॉड एक्स, आप ई की पावर एक्स का ग्राफ बनाएंगे, फिर आप y के लेफ्ट में जो पार्ट होगा वो मिटा देंगे और जो राइट में पार्ट बचेगा उसी को रिफ्लेक्ट कर देंगे। दैट इज हाउ द ग्राफ वुड बी। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक शार्प एंड आ जाता है। ये एक शार्प एंड जैसे यहां क्रिएट हुआ तो आप कह सकते हैं कि फंक्शन यहां डेरिवेबल नहीं है। द फंक्शन इज नॉन डेरिवेबल एट 0। So the function becomes non-derivable at x equal to 0. Therefore, what I can say is कि b पार्ट जो है ये तो गया एल्जेब्रिकली, हमने इसको कैसे चेक किया, ग्राफिकली। लेकिन अगर आप एल्जेब्रिकली भी चेक कर लें तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर h माइनस 0 पर वैल्यू 1 अपॉन h, दिस कम्स आउट टू बी 1। ये हो गया आर एच डी, है ना। और यहां अगर मैं एल एच डी देखूं तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर माइनस h का मॉड्यूलस माइनस 1 अपॉन h। यहां हमने 0 प्लस h रखा तो मॉड एज इट इज खुल गया था, और नीचे माइनस h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर h माइनस 1 अपॉन माइनस h, ये लिमिट आ गई माइनस 1। तो दोनों बराबर नहीं है, एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी बट फाइनाइट, देयरफॉर इट वी हैव अ शार्प कॉर्नर एट x इक्वल टू 0। अब सी पार्ट पर आते हैं। तो बी पार्ट हमारा देखा जाए h इज डिफरेंशिएबल, गलत हो गया। फिर सी पार्ट है एफ ओ एच इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। एफ ओ एच, एफ कंपोजिट एच, एफ कंपोजिट एच ऑफ एक्स, अगर यह देखा जाए तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एच एक्स। एफ ऑफ एच एक्स मतलब एफ ऑफ ई की पावर मॉड्यूलस एक्स, और यह हो जाएगा जी ऑफ माइनस ऑफ जी ई की पावर। अब यहां पर एक चीज देखने वाली, ये आर्ग्यूमेंट हमेशा कैसा है, पॉजिटिव है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। तो अगर हम कहें फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, इट विल बी जी ऑफ ई टू द पावर मॉड एक्स, ई टू द पावर मॉड एक्स। क्यों, एक्स ग्रेटर देन 0 पर अगर इनपुट पॉजिटिव है तो आंसर सिर्फ जी ई की पावर एक्स आता है। तो मैं कह सकता हूं कुल मिलाकर, बस इसको ऐसे लिख देते हैं, इट इज जी ऑफ ई टू द पावर मॉड एक्स, एक्स बिलोंगिंग टू आर। ये आ गया। अब उसने हमसे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी पूछी है 0 पर, तो एट एक्स बराबर 0, एट एक्स इक्वल टू 0, व्हाट इज आर एच डी। सर आर एच डी होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 g ऑफ e की पावर h माइनस जी ऑफ 1 अपॉन h, क्योंकि 0 रखेंगे तो e की पावर 0, दैट विल बी 1, e की पावर h दिस। और जब h 0 जा रहा है, when h is going to 0, तो दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 g ऑफ e की पावर h माइनस जी ऑफ 1, नीचे क्रिएट कर देते हैं e की पावर h माइनस 1 इंटू ई की पावर h माइनस 1 अपॉन h। ये जो लिमिट है ये तो आ गई g डैश 1, क्योंकि जी एक्स माइनस जी वाई अपॉन एक्स माइनस वाई विद एक्स टेंडिंग टू y विल बी 0, विल बी g डैश ऑफ, ये पता है ना हमें, g डैश ऑफ a, लिमिट एक्स टेंडिंग टू a जी एक्स माइनस जी ए अपॉन एक्स माइनस a इज इक्वल टू जी डैश ऑफ ए। ये जी डैश ऑफ ए होता है। तो यहां पर जी ऑफ ई की पावर एच माइनस 1 अपॉन ई की पावर एच माइनस 1, और एच टेंडिंग टू 0 पर ई की पावर एच की वैल्यू 1 की तरफ जा रही, तो दिस बिकम्स जी डैश 1, और वो 1 आ गया। सो दिस आंसर इज जी डैश 1 इंटू 1। तो 0 पर अगर मैं डिफरेंशियबिलिटी चेक करता हूं एच की, सो दिस बिकम्स जी डैश 1। अब एल एच डी की बात करते हैं। एल एच डी में ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 जी ऑफ ई की पावर, माइनस एच रखेंगे तो ये एच ही हो जाएगा, माइनस जी ऑफ 1 अपॉन माइनस एच। आप देख सकते हैं इसका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस जी डैश 1,
माइनस जी डैश वन, बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि यहाँ बस एच था, यहाँ बस माइनस आ गया तो माइनस जी डैश वन आ गया। और यह दोनों बराबर हो सकते हैं क्या? माइनस जी डैश वन, इसका मतलब टू जी डैश वन इज इक्वल टू जीरो, यानी जी डैश वन इज इक्वल टू जीरो। मेरे ख्याल से ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन ढंग से देखा हो तो वहां लिखा था कि जी डैश वन जीरो नहीं है, जी डैश वन इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या, ये डिफरेंशिएबल है? नहीं, ये डिफरेंशिएबल नहीं है जीरो पर। तो दिस इज नॉट अ डेरिवेबल फंक्शन एट जीरो बिकॉज LHD is not coming out to be equal to RHD. अब H composite F की बारी। Now let us talk of H composite F. तो यहां मैं कह सकता हूं, तो this implies F composite H is not derivable at x equal to 0. Is not derivable at x equal to 0. ठीक है, अब बात करते हैं डी पार्ट की। वहां डी पार्ट में हमें चेक करना है H कंपोजिट F ऑफ x, यानी कि e की पावर मॉड fx, e की पावर मॉड fx। जरा अच्छे से देखें, e की पावर मॉड fx हो जाएगा, और हमें जीरो पर चेक करना है। तो एट x इक्वल टू जीरो, अगर मैं देखूं RHD क्या आएगा? RHD आएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, e की पावर मॉड fh माइनस e की पावर मॉड ऑफ f0 अपॉन h। तो दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, h e की पावर gh बन जाएगा, क्योंकि fx की वैल्यू जीरो, fx की वैल्यू जीरो से बड़े पर gx ही है ना। और यहाँ पर डेफिनेटली आप समझते हैं h टेंडिंग टू जीरो लिखा है, बट h इज अ पॉजिटिव नंबर, तो देयरफॉर जो fh है वो एक पॉजिटिव नंबर, जो h है ये पॉजिटिव नंबर है, तो इसका वैल्यू मॉड ऑफ gh हो गया। e की पावर मेरे ख्याल से वन आ गया है ना, e की पावर वन ही आएगा। जीरो पर वैल्यू कितनी है? जीरो पर वैल्यू जीरो है f की, तो e की पावर जीरो, तो दिस विल बी माइनस वन, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय h, दिस होल डिवाइडेड बाय h, ये हुआ। अब क्या हमें वन वैल्यू कहीं पर दे रखी है? नहीं, हमें वैल्यू वन नहीं दे रखी। तो यहाँ अगर देखा जाए हम इसे लिख सकते हैं e ऑफ f टू द पावर जीरो, है ना, e ऑफ f टू द पावर जीरो, e टू द पावर मॉड gh माइनस वन। तो ठीक है, एक काम करते हैं, इसकी लिमिट अगर मुझे चाहिए तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो और मॉड e की पावर मॉड gh माइनस वन अपॉन मॉड gh लिख लेता हूं, और यहां पर मॉड gh अपॉन h, उस h को भी मॉड में डाल दो क्योंकि h तो पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो इसको लिख दिया लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, e की पावर मॉड gh, तो जब h जीरो जाएगा तो g जीरो की वैल्यू जीरो ही है, नीचे आ गया मॉड gh, और यहां लिख सकते हैं मॉड ऑफ gh माइनस जी जीरो अपॉन h। क्यों? जी जीरो कितना है? जी जीरो है जीरो, जी जीरो जीरो है, जी जीरो जीरो है, और हमने e की पावर मॉड h माइनस वन अपॉन h, तो मान लो इसकी लिमिट तो आ जाती है, इसकी लिमिट क्या आ जाएगी? वन, इसकी लिमिट क्या आ जाएगी? मॉड ऑफ g डैश जीरो, मॉड ऑफ g डैश जीरो, सो दैट इज व्हाट वी विल हैव जीरो पर। और फिर LHD की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, e की पावर मॉड ऑफ f ऑफ माइनस h माइनस e की पावर f ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय माइनस h, एंड दिस विल बी नथिंग बट लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, और ये आ जाएगा e की पावर मॉड ऑफ, ये हो जाएगा माइनस ऑफ जी एच, माइनस ऑफ g ऑफ माइनस h, g ऑफ माइनस h माइनस वन एंड g ऑफ e की पावर माइनस h का मॉड्यूलस, फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड वही करेंगे जैसा किया था, और g की पावर माइनस h
माइनस जी ऑफ जीरो अपॉन एच, ऐसे लिख सकते हैं। और ये नीचे माइनस था तो एक माइनस बाहर छूट जाएगा, एक माइनस बाहर छूट जाएगा। सो दिस विल बिकम माइनस ऑफ मॉड ऑफ जी डैश ऑफ जीरो। दिस विल कम आउट टू बी जीरो, क्योंकि जी डैश जीरो जीरो दे रखा है। तो हम कह सकते हैं क्या डी सही होगा? हाँ, डी सही हो जाएगा। एच ओ एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, यस। एफ ओ एच इज डेरिवेबल, एच ओ एफ इज डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, देयरफॉर दिस विल बी अ वैलिड आंसर। तो डी एक सही आंसर हो गया। तो द करेक्ट आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी आगरा एंड दिल्ली। आगरा एंड दिल्ली आर द करेक्ट आंसर्स इन दिस केस। तो आगरा दिल्ली करेक्ट हो गए। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। लास्ट वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। लास्ट वाले पार्ट में खासकर यहां देखें, मॉड जी एच, नीचे भी मॉड जी एच बनाया हमने, ई की पावर समथिंग टेंडिंग टू जीरो माइनस वन अपॉन समथिंग टेंडिंग टू जीरो, तो ये लिमिट वन हो जाएगी। और ये लिमिट हो जाएगी जी डैश ऑफ जीरो, जी एच माइनस जी जीरो अपॉन एच, ये जी डैश जीरो का मॉड बन जाएगी। और नीचे भी माइनस ऑफ जी डैश जीरो का मॉड, तो ये जीरो हो गया क्योंकि जी डैश जीरो की वैल्यू जीरो दे रखी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है। आई वुड ग्रेड दिस एज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम्स दैट वी विल हैव। यहां पर जरा देखें, एफ जीरो से वन के बीच में डिफाइंड है, और ये फंक्शन जीरो से वन से आर में डिफाइंड, और एफ एन की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू है रूट एन, एफ एक्स की वैल्यू है रूट एन। अगर एक्स बिलोंग करता है वन बाय एन प्लस वन से वन बाय एन, वेर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर मैं इसको डिफाइन करने चलूं, जैसे मैं कहूं एफ एक्स बराबर होगा रूट वन, अगर x हो जाए वन बाई टू से वन बाय से वन, और यानी कि वन हो जाएगा ये, तो फिर हो जाएगा रूट टू, अगर x हो जाए वन बाई थ्री से वन बाय टू, एक्स को n को टू रख दिया, फिर ये हो जाएगा रूट थ्री, अगर x हो जाए वन बाय फोर से वन बाय थ्री, n को थ्री रखा हमने, फिर ये हो जाएगा रूट फोर यानी कि टू, अगर x हो जाए वन बाय फाइव, हमने इनको रखा फोर, तो वन बाय फाइव से वन बाय फोर, एंड ये कार्यक्रम चलता जाएगा। तो अगर मैं लास्ट में n प्लस वन से n के बीच में x रखें, n प्लस वन से n के बीच में, वन बाय n प्लस वन से n, वन बाय n के बीच में रखें, तो आंसर आएगा रूट n। और अगर x रखा जाए वन बाय n से लेकर वन बाय n माइनस वन के बीच में, तो उस केस में मेरे पास आ जाएगा, जो ये आ जाएगा रूट ऑफ n माइनस वन। तो अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो पैटर्न आपको दिखाई दे जाएगा कि यहाँ पर वन बाई टू तो यहाँ रूट टू, यहाँ वन बाई थ्री तो रूट थ्री, यहाँ वन बाई फोर तो रूट फोर, यहाँ वन बाय एन माइनस वन तो रूट एन माइनस वन, यहाँ वन बाय एन तो यहाँ रूट एन। तो उस पैटर्न से ऑब्जर्व करते करते हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एन की जो वैल्यू है, एफ ऑफ वन बाय एन की जो वैल्यू है वो रूट एन माइनस वन है, वो रूट एन माइनस वन है। असल में हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, जी एक्स जो दे रखा है, हमने ये एफ एक्स को डी कोड कर लिया पूरा का पूरा। अब आगे बढ़ते हैं, तो स्टेप वाइज आगे बढ़ना चाहिए। तो हमने एफ को पहले डी कोड कर लिया, और एफ की वैल्यू किसी भी वन बाय एन पर वन अपॉन रूट एन माइनस वन होगी, ये देख लिया। ठीक है, अब हमें जो जी दे रखा है जीरो से वन के बीच में एक फंक्शन दे रखा है सच दैट कि जी एक्स इस इंटीग्रल और इस फंक्शन के बीच में है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स इंटू जी एक्स बतानी है हमें, एफ एक्स इंटू जी एक्स हमें बतानी है। दैट इज द लिमिट दैट वी हैव टू इवेल्युएट। तो हमें इवेल्युएट करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये लिमिट हमें इवेल्युएट करनी है। तो अगर मैं x को रख देता हूं वन बाय एन, इफ आई पुट इन x इज इक्वल टू वन बाय एन, तो ये बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ ऑफ वन बाय एन इंटू जी ऑफ वन बाय एन, जी ऑफ वन बाय एन। ठीक है ना, यह लिमिट बन जाएगी एफ ऑफ वन बाय एन इंटू जी ऑफ वन बाय एन। तो यही कारण है
एफ ऑफ 1/n हमने यहाँ डिफाइन कर लिया रूट ऑफ n माइनस 1, जी ऑफ 1/n ये आ जाएगा, तो जिसका जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू इस लिमिट का आ जाएगा। तो हमने x टेंडिंग टू 0 पर इसकी लिमिट फाइंड करनी थी, हमने x को 1/n रख दिया, 1/n रख लिया, और अब यहां पर जैसी ये लिमिट हमारे पास आ जाएगी तो वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब जरा ध्यान से देखें कि यहां जो लिखा है जी एक्स दो फंक्शंस के बीच में, इसको देखकर किस चीज की फील आती है? डेफिनेटली सैंडविच थ्योरम की फील आती है, क्योंकि सैंडविच थ्योरम ही लिमिट्स में हमने पढ़ा है कि अगर जी दो फंक्शंस के बीच में सैंडविच्ड है, और अगर मान लो यहां हम एफ एक्स से मल्टीप्लाई करके एफ एक्स इंटू जी एक्स भी दो फंक्शन के बीच में सैंडविच हो जाएगा, अगर हम इस पार्ट की लिमिट और इस पार्ट की लिमिट निकालें और दोनों ही इक्वल आ जाएं तो बीच में जो फंक्शन होगा उसकी लिमिट भी वही आ जाएगी। तो पहले हम जी एक्स के लिए ये इंटीग्रल इवेल्युएट करते हैं, लेट अस इवेल्युएट दिस इंटीग्रल। तो अगर मैं ये इंटीग्रल इवेल्युएट करता हूं, यहां लिखा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर से एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। तो अगर हम इसे इवेल्युएट करें तो ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, रूट ऑफ 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर टी अपॉन 1 माइनस टी था, वैसे तो हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता डेफिनेट इंटीग्रेशन में, लेकिन चलो क्वेश्चन के हिसाब से लिखते हैं, रूट ऑफ 1 माइनस टी अपॉन टी डी टी। तो अगर मैं यहां पर टी को रख देता हूं वी स्क्वायर, इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करने के लिए टी को रख देता हूं वी स्क्वायर, तो ये इंटीग्रल बन जाएगा इंटीग्रल कितना, ये इंटीग्रल बन जाएगा v की पावर 4 अपॉन, और यहाँ v स्क्वायर, और इधर हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर, और नीचे v, और यहाँ 2v dv, यही हो जाएगा भाई। हमने t को रखा v स्क्वायर, तो यहाँ v स्क्वायर नहीं, सॉरी v की x की पावर 4, हाँ v, तो जब टी एक्स होगा तो ये हो जाएगा रूट एक्स, और ये हो जाएगा x, तो ये हो गया x, और ये हो गया रूट एक्स। मेरे ख्याल से अब ठीक है, जरा देखो लिमिट, यहाँ पर हमने t को रखा वी स्क्वायर, और t जब एक्स स्क्वायर होगा तो वी एक्स आ जाएगा, और वहां पर x आ गया, ठीक है, ये हो गया अपने पास। तो ये बन गया ट्वाइस इंटीग्रल x से रूट एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी। इसका इंटीग्रल कितना आ जाएगा? इसका इंटीग्रल आ जाएगा 2 इंटू हाफ वी रूट 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर इज 1 साइन इनवर्स वी, और x से रूट एक्स, रूट एक्स हमने रखा तो ये हो गया रूट एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, रूट एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ये आ गया, फिर प्लस हाफ साइन इनवर्स, हाफ का फिर से 2 कट गया वो, और साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स आ गया, फिर माइनस कितना, x रखेंगे तो x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, ये इंटीग्रल आ गया। तो अब जो gx आ गया हमारे पास, जो gx आ गया हमारे पास वह हो गया किधर से किधर तक, वह हो गया रूट एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज लेस देन जी एक्स इज लेस देन, ये इंटीग्रल से बड़ा था, जी एक्स इज लेस देन 2 रूट एक्स, और ये 2 रूट एक्स से छोटा है। तो अगर मैं x को 1 अपॉन एन रख देता हूं, क्योंकि ये ट्रू है फॉर ऑल x इन 0 से 1, तो x को मैं 1 अपॉन एन रख रहा हूं, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, तो 1 अपॉन एन भी 0 से 1 के बीच में ही होगा फॉर वेरी लार्ज n, तो ये 0, और यहाँ आ जाएगा 1 बाय एन रूट ऑफ n माइनस 1, देखो ये हो जाएगा रूट n, 1 बाय रूट n, और ये हो जाएगा रूट ऑफ n माइनस 1 अपॉन रूट n, और फिर प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय n का रूट ऑफ 1 बाय n, फिर माइनस 1 बाय n इंटू रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1, और नीचे n स्क्वायर, और माइनस साइन इनवर्स 1 बाय n, और यहाँ 2 रूट
1 बाय n, ये आ गया अपने पास। और अब हमें चाहिए f ऑफ 1 बाय n से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो f ऑफ 1 बाय n इंटू जी ऑफ 1 बाय n, और जब मैंने f ऑफ 1 बाय n से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 2 रूट n माइनस 1 अपॉन n, n माइनस 1 अपॉन n, और यहाँ हो जाएगा रूट n माइनस 1, क्योंकि एफ एन की एफ ऑफ 1 अपॉन n की वैल्यू रूट ऑफ n माइनस 1 है, एफ ऑफ 1 अपॉन n की वैल्यू रूट ऑफ n माइनस 1 है, तो रूट ऑफ n माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो n माइनस 1 अपॉन n प्लस रूट ऑफ n माइनस 1 साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट n, फिर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू n प्लस 1, तो n माइनस 1 तो बाहर आ जाएगा इंटू रूट n प्लस 1, और साथ में आएगा साइन इनवर्स, साथ में आएगा साइन इनवर्स 1 n माइनस 1 इंटू साइन इनवर्स 1 अपॉन n, ये आ गया हमारे पास। तो दैट इज व्हाट g ऑफ 1 बाय n एंड f ऑफ 1 बाय n का प्रोडक्ट यहां आ गया। अब अगर मैं इसकी लिमिट निकालता हूं n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर, इसकी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर 2 रूट 1 माइनस 1 अपॉन n, ये तो 2 आ जाता है। अब अगर मैं इसकी लिमिट निकालता हूं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर, क्योंकि मुझे बीच वाले में उसी की, जो बीच वाला फंक्शन है उसी की लिमिट चाहिए n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर, तो ये हो गया 1 माइनस 1 बाय n, फिर प्लस देखो साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट n, नीचे भी 1 बाय रूट n, और यहाँ रूट ऑफ n माइनस 1 अपॉन रूट n, ये आ जाएगा, फिर माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर, और हमने रूट n माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया था दोनों को, तो आगे था x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन x 1 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया, और रूट n माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये ऊपर n माइनस 1 रूट n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 साइन इनवर्स 1 अपॉन n अपॉन 1 अपॉन n अपॉन n, ये लिमिट और इवेल्युएट करते हैं। तो आप देखिए ये लिमिट तो आ गई 1, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, क्योंकि रूट ऑफ n माइनस 1 अपॉन n, तो 1 माइनस 1 अपॉन n, तो ये 1 हो जाएगा, और ये भी 1, तो 1 प्लस 1, ये हो गया 0, ये हो गया माइनस 0, और वह हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय n माइनस 1, रूट n माइनस 1 हमने मल्टीप्लाई किया था, तो रूट n माइनस 1 आएगा, यार यहाँ पे हम ये गलती हो गई, रूट n माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया था, तो रूट n माइनस 1 से एफ ऑफ 1 बाय n था रूट n माइनस 1, तो यहाँ ये रूट, तो ये कितना आया सर, ये 1 आ गया, और ये है ऊपर डिग्री हाफ है नीचे डिग्री 1 है, तो सर ये है भी 0, तो दिस बिकम्स 2, यह है 2 हो गया, यानी कि हम देख रहे हैं इसकी लिमिट भी इन्फिनिटी पर 2 आ रही है और उसकी लिमिट भी इन्फिनिटी पर 2 आ रही है। तो बाय सैंडविच थ्योरम व्हाट आई कैन से इज, तो बाय सैंडविच थ्योरम what I can say is limit n tending to infinity g of 1 by n or f of 1 by n comes out to be how much 2. Therefore this limit, इस लिमिट की जो हमसे बात की गई है, दिस लिमिट इज इक्वल टू 2, ये लिमिट किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर आ गई, सो दिस लिमिट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2। आई होप दिस इज फाइन, ये सबको समझ में आया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये रहा अगला प्रॉब्लम, एंड दिस प्रॉब्लम सेज दैट f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय एक fx इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स, एंड लेट g फ्रॉम r टू r बी एन आर्बिटरी फंक्शन, यानी f जो फंक्शन है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स, गौर से देखा जाए तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि एक पॉलिनोमियल फंक्शन साथ में साइन एक्स लगा है, तो एवरीथिंग इज वेल एंड सेटल्ड हियर। तो यह जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस भी है और साथ साथ डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन g फ्रॉम r टू r भी एन आर्बिटरी फंक्शन, एक आर्बिटरी फंक्शन है, यानी जिसकी डोमेन r है और कोडोमेन
है भी पूरा का पूरा आर है, यानी एक ऐसा फंक्शन है जो पूरे रियल लाइन पर डिफाइंड है, ठीक है, लेकिन वो फंक्शन क्या है हमें नहीं पता, वो एक आर्बिटरी फंक्शन है, कोई सा भी फंक्शन हो सकता है। एफ इंटू जी फ्रॉम आर टू आर बी द प्रोडक्ट फंक्शन डिफाइंड बाय एफ जी ऑफ एक्स, यानी ये प्रोडक्ट फंक्शन है जो कैसे डिफाइंड है, एफ इंटू जी ऑफ एक्स इज एफ एक्स इंटू जी एक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर ट्रू, तो पूछा है इनमें से कौन सा या कौन से ट्रू हैं, तो चलिए आइए देखते हैं कि इनमें से कौन सा या कौन से ऑप्शंस ट्रू हैं। इज या आर ट्रू लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्वेश्चन एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाता है, यानी मोर देन वन करेक्ट भी हो सकता है इसका आंसर। तो अगर जी कंटिन्यूस है वन पर तो एफ जी डिफरेंशियबल होगा वन पर, वो कह रहा है ये जो आर्बिटरी फंक्शन मान लो जी पर वन पर कंटिन्यूस है तो एफ जी डेरिवेबल होगा क्या, तो चलिए आइए देखते हैं एफ जी डेरिवेबल होगा या नहीं होगा। तो जी कैसा गिवन है फर्स्ट पार्ट में हमें जी गिवन है कंटिन्यूस है फर्स्ट पार्ट में, तो अगर मैं एक एक करके ऑप्शंस को एक्सप्लोर करूं, क्योंकि यहां एक एक करके हमें ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा। जी कंटिन्यूस है तो देखते हैं, अगर जी कंटिन्यूस है तो जी इज कंटिन्यूस ऑन आर, जी इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है और हमें कमेंट करना है एफ इंटू जी की डिफरेंशियबिलिटी पर। एफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, मेरे ख्याल से फिर था प्लस एक्स माइनस वन इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है, कॉन्टिन्यूस भी है और साथ में डेरिवेबल भी है, कहां पर, एट एक्स इक्वल टू 1। वैसे तो अगर मैं सिर्फ डेरिवेबल बोल देता तो कंटिन्यूस अपने आप हो ही जाता। और इसमें एक चीज और नोट कर रहे हैं हम, एफ ऑफ 1 जीरो है, ये भी हम नोट कर पा रहे हैं, देखो एफ ऑफ 1 कितना है, जीरो। अब मान लेते हैं जो इनका प्रोडक्ट फंक्शन है फाई एक्स, उसको फाई एक्स कह देते हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी के बारे में कमेंट करना है, एट एक्स इक्वल टू 1। अगर 1 पर मैं इसका आर एच डी देखूं, आर एच डी, आर एच डी क्या होगा, आर एच डी होगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो फाई ऑफ 1 प्लस एच, तो एफ ऑफ 1 प्लस एच इंटू जी ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ वन इंटू जी वन, दिस होल डिवाइडेड बाय एच। और गौर से देखिए f1 कितना है, जीरो है, और f1 अगर जीरो है तो ये तो आइटम जीरो हो गया, तो ये हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ 1 प्लस एच और अपॉन एच, और इसको माइनस एफ ऑफ 1 लिख दें फिर से, इंटू साथ में कितना है, साथ में है जी ऑफ 1 प्लस एच। तो जरा देखो यहां पर जो हमारे पास प्रोडक्ट बचा था वो प्रोडक्ट बचा था एफ ऑफ 1 प्लस एच इंटू जी ऑफ 1 प्लस एच। जी ऑफ 1 प्लस एच को हमने अलग कर दिया क्योंकि ये वाला पार्ट तो कितना हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि f1 कितना है, जीरो है, तो ये तो गया, तो एफ ऑफ 1 प्लस एच बचा, उसे मैंने एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस f1 लिखकर और साथ में लिख दिया जी ऑफ 1 प्लस एच प्रोडक्ट में। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा ये कैसे लिखा है। अब ये वाला जो पार्ट है ये बन गया एफ डैश 1 और यह बन गया जी की कौन सी लिमिट, राइट हैंड लिमिट एट 1, और जी क्योंकि कंटिन्यूस है 1 पर तो ये g1 के बराबर होगा, क्योंकि g कैसा है, कंटिन्यूस है 1 पर, इसका मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0 g ऑफ 1 प्लस h विल बी इक्वल टू g1 विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 g ऑफ 1 माइनस h, ये दोनों के दोनों बराबर होंगे। और इसी तरह से अगर आप LHD देखेंगे, मेरे ख्याल से LHD अब आपको अंदाजा लग ही गया होगा, LHD में लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 और साथ में f ऑफ 1 माइनस h इंटू जी ऑफ 1 माइनस एच, फिर माइनस f1 g1, और ये f1 g1 वाला जो पार्ट है ये फिर से जीरो हो जाएगा और नीचे क्या आएगा, माइनस एच। तो फिर से हम इसे लिख देंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन माइनस एच एंड इंटू जी ऑफ 1 माइनस एच। अब अगर देखा जाए तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बन गया, कहां पर, 1 पर, लेकिन क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है 1 पर और कंटिन्यूस भी है तो ऑब्वियस सी बात है जो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ये है वैल्यू डेरिवेटिव की वैल्यू के बराबर होगी, यानी ये वैल्यू बराबर होगी f डैश 1 के, क्योंकि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एट a इज इक्वल टू f डैश a, तो ये f डैश 1 बन गया और यह बन गया g1। इसका मतलब क्या हुआ, LHD और RHD दोनों बराबर आ गए, LHD इज इक्वल टू RHD एट x बराबर 1।
यानी कि फाई कैसा हो गया सर, फाई एक्स जो था एफ एक्स इंटू जी एक्स वो डिफरेंशिएबल हो गया, एफ एक्स इंटू जी एक्स इज डिफरेंशिएबल, यानी पहला पार्ट कैसा हो गया, सही हो गया। तो फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट, फर्स्ट पार्ट बिकम्स करेक्ट, फर्स्ट पार्ट सही हो गया, तो फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि इसका फर्स्ट पार्ट क्या हुआ, सही हो गया। अब सेकंड पार्ट पर आते हैं। अगर जी डिफरेंशिएबल है, अगर मैं लास्ट वाला पार्ट यहां पर, अगर जी डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल टू 1 पर, तो एफ जी डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू 1 पर। यह देखना क्या ये सही है या गलत है। तो जरा गौर से देखें, अगर मैं ए पार्ट और सी पार्ट को थोड़ा जॉइंट व्यू देखूं, अगर जी कंटिन्यूअस था तो एफ जी डिफरेंशिएबल हो गया था। तो अगर जी डिफरेंशिएबल है 1 पर, तो हमें पता है जी डिफरेंशिएबल है 1 पर, तो जी कंटिन्यूअस भी होगा 1 पर, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू ए इंप्लाइज कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए। देयरफॉर जी अगर डिफरेंशिएबल है तो जी कंटिन्यूअस है 1 पर, और अगर जी कंटिन्यूअस है 1 पर तो एफ जी डिफरेंशिएबल है 1 पर। तो हम ये प्रूव कर चुके। इसका मतलब ऑटोमेटिकली ए पार्ट के साथ सी पार्ट मुफ्त मिल गया, क्योंकि अगर जी डिफरेंशिएबल है तो एफ जी भी डिफरेंशिएबल होगा। अब सी और बी और डी पार्ट को अगर देखा जाए, इफ यू लुक एट बी एंड डी पार्ट, एफ जी डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 1, देन जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। यह पूछा जा रहा है कि एफ जी डिफरेंशिएबल है 1 पर, तो क्या जी कंटिन्यूअस होगा 1 पर। तो अब की बार हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि एफ जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, so that is given to us. So now let us look at B part. B part में हमें given है f phi x जो कि है fx into gx। ये फंक्शन कैसा दे रखा है, डेरिवेबल, इज डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल, इज डेरिवेबल एट x equal to 1 and we have to comment on the continuity and the differentiability of g। तो चलिए आइए देखते हैं। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स इज डेरिवेबल, अगर ये डेरिवेबल है तो दिस इंप्लाइज एट एक्स इक्वल टू 1। अगर मैं फिर से इसका आर एच डी लिख लूं, आर एच डी क्या आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच इंटू जी ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ वन इंटू जी वन। बिल्कुल वही का वही है ना जो अभी पीछे लिखा था, तो हम इसे ज्यादा फटाफट, तो यहां ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और यह एफ ऑफ 1 प्लस एच इंटू माइनस एफ वन लिख देंगे फिर से अपॉन एच, जैसे पीछे लिखा था, इंटू जी ऑफ 1 प्लस एच। तो आपको लग रहा होगा ये सर दोबारा क्यों लिख रहे हैं। देखो बेटा, अब इसमें देखने लायक एक बात है, ये तो एफ डैश 1 बन गया, यह तो एफ डैश 1 बन गया, यह लिमिट अब गलती से भी ये मत सोच लेना ये जी1 बन जाएगी। क्यों, कई लोग सोचते हैं h0 जा रहा तो ये जी1 बनेगी, नहीं, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं दे रखा है, हमें सिर्फ ये गिवन है कि फाई डिफरेंशिएबल है, यानी ये लिमिट राइट हैंड डेरिवेटिव क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो एग्जिस्ट करेगा तो इसकी लिमिट होगी एफ डैश 1 इंटू जो इसकी लिमिट आ रही होगी से एल, यानी एल क्या है, एल इज नथिंग बट द राइट हैंड लिमिट ऑफ जी एट 1। दिस इज एल, दिस इज एल, वेयर एल इज दिस। इसी तरीके से अगर मैं LHD देखता हूं, LHD वो क्या आ जाएगा, वो आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच, अब मैं सीधा लिख रहा हूं माइनस एफ वन अपॉन माइनस एच, ये पीछे लिखा था हमने बिल्कुल ऐसी, इंटू जी ऑफ 1 माइनस एच। ये क्या बन गया फिर से सर, ये बन गया फिर से एफ डैश 1, क्योंकि एफ डिफरेंशिएबल है भाई, एफ डिफरेंशिएबल है तो ये एफ डैश 1 बन गया। सो दिस बिकम्स एफ डैश 1 इंटू एम, जहां एम क्या होगा, एम इज लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ जी 1 माइनस एच इज इक्वल टू एम। ये लिमिट कितनी है, एम के बराबर है। तो अगर ये लिमिट एम के बराबर, ये एफ डैश 1, ये एम आ गया। अगर मैं चाहता हूं ये फंक्शन, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, सिंस फाई इज डेरिवेबल, फाई डेरिवेबल दे रखा है, सिंस फाई इज डेरिवेबल एट x इक्वल टू 1, तो LHD और RHD दोनों बराबर होने चाहिए, यानी कि f डैश 1 इंटू एल इज इक्वल टू f डैश 1 इंटू एम। अगर मैं आपसे f डैश 1 की बात करूं, f डैश 1 की, तो मैं f डैश 1 के बारे में यहां चर्चा कर लेते हैं। लेट अस टॉक ऑफ f डैश 1 ओवर हियर। f डैश 1 के बारे में, f डैश x आ जाएगा x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 2x, और फिर था
प्लस प्लस साइन एक्स और प्लस एक्स माइनस वन कॉस एक्स। अगर मैं एफ डैश वन की बात करूं तो एफ डैश वन आ जाएगा 3 माइनस टू प्लस साइन वन, तो यानी कि ये आ गया 1 प्लस साइन वन, 1 प्लस साइन वन, एफ डैश वन आ गया। और ये पक्का जीरो नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये फंक्शन एफ डैश वन, अब हम दोनों साइड से उड़ा सकते हैं, इसका मतलब एल बराबर एम हो गया, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एफ की जी की वन पर बराबर होनी चाहिए, तभी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है, नहीं तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। यानी इस फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने से हमें ये पता चला, दिस इंप्लाइज LHL ऑफ g at x equal to 1 is equal to RHL of g at x equal to 1. But does that imply that g should be continuous? No, because even if LHL and RHL are equal, the function may show missing point discontinuity, है ना, the function may show isolated point discontinuity. So in this case we cannot say this does not imply g is continuous at x equal to 1, यानी इससे ये इंप्लाई नहीं करता कि जी कंटिन्यूस है x इक्वल टू 1 पर, जी डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, बस उसकी LHL और RHL बराबर होनी चाहिए। तो अगर एफ जी डिफरेंशिएबल है 1 पर तो जी कंटिन्यूस होना चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है। अगर एफ जी डिफरेंशिएबल है तो जी डिफरेंशिएबल होना चाहिए? अरे जब वो कंटिन्यूस ही नहीं हो सकता, जरूरी नहीं उसका कंटिन्यूस होना, तो डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं होगा। देयरफॉर द करेक्ट आंसर्स आर जस्ट ए एंड सी, ए और सी पार्ट ही करेक्ट हो गए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। तो ये रहा अगला प्रॉब्लम, जेईई एडवांस 2020 में आया था, 2020 में पेपर 2 में। और यह प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, एक जेईई की खासियत है, ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो काफी लंबे लंबे होते हैं, एक पैराग्राफ टाइप दिखाई देता है क्वेश्चन, उसको देखकर जो कमजोर दिल वाले बच्चे होते हैं वो तो उसे वहीं छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है भाई बहुत मुश्किल है, छोड़ दो इसको। तो लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जो बड़े लंबे चौड़े प्रॉब्लम्स दिखते हैं, कई बार इनके सॉल्यूशंस बहुत 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 आसान होते हैं, इतने आसान होते हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इसलिए कभी भी क्वेश्चन की लेंथ को देखकर जेईई एडवांस में कम से कम डरना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहां देखो एफ है -1 से 1 ओपन इंटरवल से आर पर डिफाइंड है, और जी -1 से 1 से -1 से 1 पर डिफाइंड है। एफ एक्स जो दे रखा है वो दे रखा है 2x - 1 का मॉड्यूलस और 2x + 1 का मॉड्यूलस। एफ ऑफ और जी एक्स जो दे रखा है वो एक तरीके से फ्रैक्शनल एक्स दे रखा है, देखा जाए तो -1 से 1 उसकी कोडोमेन हो गई, ठीक है। फॉग एक्स जो है वो -1 से 1 डिफाइंड है और से आर पर है, कंपोजिट फंक्शन है। P is the number of points in -1 and 1, -1 to 1 where fog is not continuous, and D is the number of points where it is not differentiable. तो हमें बताना है C + D क्या होगा। तो चलिए खुद करिए, वैसे तो ज्यादा अच्छा यही रहेगा। fx जो लिखा है 2x - 1 और प्लस 2x + 1, और जो gx है वो है फ्रैक्शनल ऑफ x, और ये दोनों ही फंक्शंस डिफाइंड है -1 से 1 पर। तो अगर मैं फॉग एक्स की बात करूं तो फॉग एक्स होता है f ऑफ जी एक्स, और f ऑफ जी एक्स मतलब आप ये तो समझ गए होंगे ना, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज फ्रैक्शनल x, f ऑफ फ्रैक्शनल x, और ये हो गया मॉड ऑफ 2 टाइम्स फ्रैक्शनल x + 1 फिर प्लस मॉड ऑफ 2 टाइम्स फ्रैक्शनल x - 1, ये बाहर एज इट इज आ जाएगा 2 टाइम्स फ्रैक्शनल ऑफ x + 1। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल x जो होता है, फ्रैक्शनल x की जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर 1 के बीच में। तो यानी यह जो फ्रैक्शनल x है ये कभी भी एक नेगेटिव नंबर नहीं होता, इट इज ऑलवेज अ नंबर लाइंग इन द इंटरवल क्लोज 0 से ओपन 1। देयरफॉर दिस पार्ट इज पॉजिटिव, इट कम्स आउट एज इट इज। जबकि 2 टाइम्स फ्रैक्शनल ऑफ x का बिहेवियर हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, -1। तो अगर मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं f ऑफ जी एक्स कम्स आउट टू बी, क्या आ जाएगा f ऑफ जी एक्स 2 टाइम्स फ्रैक्शनल ऑफ x + 1 + 2 टाइम्स मॉड ऑफ फ्रैक्शनल x -½ तो हमें देखना पड़ेगा फ्रैक्शनल x हाफ से बड़ा कब रहेगा और हाफ से छोटा कब रहेगा। तो चलिए ये देखते हैं। लेट अस ड्रॉ
द डायग्राम ऑफ द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल एक्स। फ्रैक्शनल एक्स का ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शनल एक्स का ग्राफ बनाते हैं भाई, दिस इज इट, थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। और हमें ग्राफ बनाना है सिर्फ और सिर्फ कहाँ, 0 से 1 और -1 से 0, ठीक है। तो ये -1 पर हमें वैल्यू नहीं चाहिए, 1 पर भी वैल्यू हमें नहीं चाहिए, ओपन इंटरवल में है, ये 0 और यहाँ ये है। तो यह लाइन आप जानते हैं y = x होती है, ये लाइन जो होगी ये होगी y = x + 1, सबका स्लोप 1 होता है। और अगर मैं हाफ वाली लाइन बनाता हूं, इफ आई ड्रॉ द लाइन y = हाफ, आपको पता ना ऊपर वाली लाइन कौन सी है, ये लाइन तो है 1, है ना, और ये लाइन है y = हाफ। तो ये इसको कट करेगा, एक तो कहाँ पर, इट विल कट इट एट -½ एंड इट विल ऑल्सो इंटरसेक्ट दिस एट हाफ। तो अगर मुझे हाफ से, अब मेरे पास f(g(x) जो है वो आ चुका है 2 टाइम्स फ्रैक्शनल ऑफ x + 1 + 2 टाइम्स फ्रैक्शनल ऑफ x -½ का मॉड्यूलस। तो हाफ से, तो ये पॉजिटिव के साथ कब खुलेगा, पॉजिटिव के साथ खुलेगा हाफ से 1 के, हाफ से -½ से 0 के बीच में। तो दिस विल ओपन एज -½ से 0 के बीच में, -½ से 0, अगर x हो -½ से 0 के बीच में, चलो ठीक है, अगर x -½ से 0 के बीच में हो, दिस विल बी पॉजिटिव, यस, फ्रैक्शनल x विल बी ग्रेटर देन दिस। तो इस केस में दिस विल ओपन एज इट इज, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स फ्रैक्शनल ऑफ x। क्यों, क्योंकि ये एज इट इज खुल जाएगा, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ये एज इट इज खुल जाएगा, तो ये खुल जाएगा 2 फ्रैक्शनल x + 1 + 2 फ्रैक्शनल x -1, ये खुल जाएगा। और हाफ से 0 के बीच में, हाफ से 0 के बीच में, 0 से, ये तो हो गया -½ से 0, फिर 0 से हाफ के बीच में इट इज नेगेटिव, 0 से हाफ के बीच में इट इज नेगेटिव। तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम 0 to हाफ, फ्रॉम 0 to हाफ, फ्रॉम 0 to हाफ इट इज नेगेटिव दिस पार्ट, क्योंकि ये हाफ से छोटा है तो ये माइनस के साथ खुलेगा। तो 2 फ्रैक्शनल ऑफ x + 1 -2 फ्रैक्शनल ऑफ x + 1, और फिर हाफ से 1 में यह फिर से पॉजिटिव खुल जाएगा, हाफ से 1 के बीच में यह फिर से पॉजिटिव खुल जाएगा, हाफ से 1, इन हाफ से 1 इट विल ओपन विद अ पॉजिटिव साइन। तो ये हो जाएगा फिर से वही 2 फ्रैक्शनल x + 1 + 2 फ्रैक्शनल x -1, और अगर x -½ से -1 के बीच में हो तो आप देख सकते हैं फिर नेगेटिव खुलेगा, यानी कि ये खुलेगा 2 फ्रैक्शनल x + 1 -2 फ्रैक्शनल x + 1, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारे पास फंक्शन क्या आ गया सर, फंक्शन आ गया, हमने इसको अलग अलग इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये 2 कट गया, सर 2 आ गया, 2 आ गया कब, जब x -1 से -½ हो, फिर -½ से 0 के बीच में दिस कम्स आउट एज 4 फ्रैक्शनल x। तो -½ से 0 के बीच में 4 फ्रैक्शनल x, -½ से 0 के बीच में 4 टाइम्स x + 1, 4 टाइम्स x + 1, और फिर 0 से लेकर हाफ के बीच में दिस कम्स आउट एज 2 अगेन, और फिर हाफ से लेकर 1 के बीच में दिस कम्स आउट एज 4 टाइम्स फ्रैक्शनल x, 4 फ्रैक्शनल x, और ये हो जाता है 4x। तो ये बन गया हमारे पास फंक्शन। तो हमने पूरा fog x डिफाइन कर लिया, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू डिफाइन। अब अगर इसकी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो 2 मिनट ग्राफ बना लें, ज़्यादा अच्छा होगा। वी कैन ड्रॉ द ग्राफ, नहीं तो आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो, ठीक है। ग्राफ बना के थोड़ा आसान सा लग रहा है कि हाँ ग्राफ तो खटाखट खटाखट बन जाएगा इसका, ज़रा देख लो भाई। अगर मैं fog x का ग्राफ बनाता हूँ तो -1 से -½ के बीच में द ग्राफ इज द लाइन 2, द लाइन 2 है ना, -1 से -½ के बीच में दिस इज 2, दिस इज एट हाइट 2, और फिर -½ पर जो वैल्यू आएगी इसकी, -½ पर जो वैल्यू आ रही है इसकी, वो आ रही है -½ पर 2, यानी कि वो यहीं से स्टार्ट होगा,
और 0 पर वैल्यू आ रही है 4, 0 पर वैल्यू इज क्लाइंबिंग टू 4, यानी कि ये, यानी मैं कह सकता हूँ 0 पर ये वैल्यू 4 हो जा रही है और 0 पर ओपन, एंड दिस इज 4। और फिर 0 पर फिर वैल्यू 2 आ रही है, द वैल्यू इज अगेन कमिंग आउट टू बी 2 एट 0, और यह जो वैल्यू है दिस इज 2 एंड दिस इज 0, और ये जो वैल्यू है ये लगातार 2 बने हुए है हाफ तक, इट इज स्टिल हाफ, हाफ। और फिर हाफ से 1 के बीच में हाफ पर वैल्यू फिर 2 आ जाती है, और हाफ से 1 के बीच में इट इज 4 पर वैल्यू 2 और 1 पर फिर 4। ये तो ध्यान रखिएगा, हमें सिर्फ -1 से 1 ओपन इंटरवल में इन्वेस्टिगेट करना है। तो डिसकंटिन्यूस कहाँ है? डिसकंटिन्यूस है शायद सिर्फ 0 पर, तो डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, नॉन डेरिवेबल, जिस पॉइंट पर नॉन डेरिवेबल एट 0 पर तो होगा ही, क्योंकि डिसकंटिन्यूस है तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही, और साथ में शार्प एंड है हाफ पर और माइनस हाफ पर, हाफ पर और माइनस हाफ पर। 1 और -1 को हम छोड़ देंगे क्योंकि हमें इंटरवल ओपन इंटरवल की बात की गई है। तो देयरफॉर C की वैल्यू तो 1 हो गई भाई, E, और D कितना हो गया? D हो गया 3। तो अगर हम C प्लस D देखें, द वैल्यू कम्स आउट टू बी 4। तो द वैल्यू ऑफ D is the number of points, so C plus D comes out to be 4. So 4 is the correct answer in this case. So that is the correct answer. अब बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये रहा अगला प्रॉब्लम। नाउ लेट अस सी दिस प्रॉब्लम आल्सो। यह प्रॉब्लम आया था जेईई एडवांस में 2016 में। 2016 में यह जो सवाल आया है, लेट अस सी दिस प्रॉब्लम। यह प्रॉब्लम क्या कहता है? यह प्रॉब्लम क्या कहता है? f -½ से 2 और g भी -½ से 2 क्लोज्ड इंटरवल पे डिफाइंड है, और fx है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर -3, और gx है मॉड ऑफ x fx प्लस मॉड ऑफ 4x - 7 fx। और ये पूछा है कि ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस है -½ से हाफ में, f के बारे में पूछा है, और फिर g के बारे में पूछा है, यानी f की कंटिन्यूटी के बारे में कमेंट करना है और g की डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कमेंट करना है। इसमें ओपन इंटरवल, उसमें क्लोज्ड इंटरवल। तो चलिए पहले f की बात करते हैं। f है -½ से 2 के बीच में डिफाइंड, तो fx जो है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर -3, और x जो है वो है -½ से 2, -½ से 2, तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर -3। तो दिस इज fx। x स्क्वायर की जो रेंज होगी वो होगी 0 से 4, ना, 0 से 4 होगी इसकी रेंज, और इसका मतलब एक्स स्क्वायर जो उसमें इंटीजर बनेगा 0, 1, 2, 3 और 4 पर। तो यानी कि 0, 1, √2, √3 और 2, क्योंकि जो f की डोमेन है ना, डोमेन f की क्या है? -½ से हाफ क्लोज्ड इंटरवल, -½ से 2 क्लोज्ड इंटरवल। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर प्लस माइनस हमने नहीं लगाया, क्योंकि आप समझ सकते हैं -1 विल बी आउट ऑफ द डोमेन, -√2 विल बी आउट ऑफ द डोमेन, -√3 विल अगेन बी आउट ऑफ द डोमेन। तो सिर्फ हमने वही पार्ट्स लिए हैं जो डोमेन के अंदर अंदर हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये हो गया, बिल्कुल। अब क्या किया जाए? अब अगर मैं एक्स स्क्वायर देखूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कोई भी फंक्शन वहां डिसकंटिन्यूअस होने की पॉसिबिलिटी होती है जहां जहां वो क्या बन जाए, जहां जहां पर वो इंटीजर बन जाए, और ये इंटीजर बन रहा है कुल मिलाकर 2, 4 और 1 5 पॉइंट्स पर। यह है -½ है, हियर इट इज -½ एंड दिस इज से हाफ, ठीक है। फिर 1 है, फिर ये पॉइंट है 1, तो दिस पॉइंट इज 1, ये 1, फिर यहाँ कहीं √2, फिर यहाँ कहीं √3, और फिर उसके बाद यह आगे चलकर बनेगा 2। तो आप देख सकते हैं आगे 2 पर बनेगा कहीं जाकर 4। ये मैंने एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया, आई हैव ड्रॉन द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर, सो दिस इज एट दिस। तो अगर मैं यहाँ लिखूं तो ये तो हो गया आपका 1, ये हो गया √2, ये हो गया √3 और ये हो गया 2।
अगर मैं जीरो से माइनस हाफ पर माइनस हाफ से कहां पर देखूं, माइनस हाफ से हाफ के बीच में, बल्कि 1 के बीच में देखूं, तो जो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू है वो हमेशा 1 ही रहेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ जो इस केस में आएगा वो कैसा आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ विल बी लाइक दिस, यहां से शुरू होगा और ये यहां पर ओपन डॉट आएगा -1 पर, 1 पर ओपन डॉट आ जाएगा ये, और फिर यहां क्लोज्ड डॉट, और फिर ये 1 बना रहेगा, फिर ओपन डॉट, फिर ये, फिर ओपन डॉट, फिर यहाँ ओपन डॉट और यहाँ डार्क डॉट। तो इस तरह से बनेगा ये ग्राफ, ठीक है। ये वाली वैल्यू कितनी हो गई 1, ये है 2, ये है 3, दिस वैल्यू इज 3 एंड दिस इज 4। तो आपने देखा कि वहाँ पर फंक्शन क्या हुआ, कंटिन्यूस हो गया। किस पर कंटिन्यूस हो गया, ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया 2 पर, सॉरी 0 पर। सो दिस इज कंटिन्यूस एट 0। तो यानी number of points of non-differentiability, greatest integer of x square is non-derivable। कहाँ पर is non-derivable, is discontinuous, बल्कि हाँ non-derivable तो हुआ ही, is discontinuous कितने पॉइंट्स पर, discontinuous at x equal to 1, √2, √3 and 2। 2 पर भी ब्रेक हो रहा है, 2 पर भी वैल्यू ऊपर जंप कर रही है। तो इसका मतलब यह जो फंक्शन है कुल मिलाकर एफ एक्स जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर -3 है, ठीक है, कांस्टेंट -3 है, तो उससे तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर -3, क्योंकि ये जो -3 है सिर्फ ग्राफ को ऊपर नीचे करने में यूज होता है, कांस्टेंट है ना। तो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स तो वही रहेंगे जो थे, तो यानी नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने हो गए, number of points of discontinuity is 4, discontinuity is equal to 4। तो यानी ऐसे 4 पॉइंट्स हैं जहां ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 4 पॉइंट्स। तो बॉम्बे इज करेक्ट, आगरा इज रॉन्ग। नाउ अब हमें मुड़ना है जी की तरफ। जी की हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, और वो भी -1/2 से हाफ ओपन इंटरवल। ध्यान रखिएगा जब ये एग्जाम में आया था तो मैक्सिमम लोग इसमें -1/2 से हाफ ओपन इंटरवल दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब जीएक्स की तरफ बढ़ते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू जीएक्स नाउ। तो जीएक्स जो है वो है मॉड ऑफ एक्स, नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है यार, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ 4x - 7, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ 4x - 7 इंटू एफ एक्स, और जो x है वो बिलोंग कर रहा है मेरा सिर्फ -1/2 से 2 के बीच में। यानी इस इंटरवल के अंदर अंदर हम इसके पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी जो भी हैं वो चेक करने हैं, ठीक है। यहां हमें पता है यह फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस ऑन आर एंड नॉन डेरिवेबल, कहां पर, नॉन डेरिवेबल एट x इक्वल टू 0 और 7/4। इन्हीं में 4 पॉइंट्स बनते हैं ना। इसका जो ग्राफ है वो बकेट ग्राफ बनता है, ऐसे फिर ऐसे, तो बकेट टाइप ग्राफ बनता है। और साथ में हमारे पास है एफ एक्स। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एंड हेंस नॉन डेरिवेबल, नॉन डेरिवेबल एट x इक्वल टू, कौन से पॉइंट्स थे सर, एक तो था हाफ, नहीं 1, एक √2, एक √3 और 2 को हम छोड़ देंगे क्योंकि 2 अब हमें चर्चा ही नहीं करनी 2 पर। तो ऐसे 3 पॉइंट्स जहां ये कैसा था, डिसकंटिन्यूअस भी था एंड डिसकंटिन्यूटीज था, तो नॉन डेरिवेबल भी होगा। अब अगर मैं देखूं ये जो प्रोडक्ट फंक्शन है, यह प्रोडक्ट फंक्शन देखो ये डिसकंटिन्यूअस है, 1 पर डिसकंटिन्यूअस है। अगर तुम 1 पर देखोगे 1 पर इसकी LHL 0 आती है, RHL 1 आती है, LHL 0 RHL 1। तो अगर मैं इस फंक्शन को देखूं, इसकी 0 पर, इसकी 1 पर LHL और RHL सेम आएगी। मान लो इसकी अगर मैं 1 पर देखूं तो ये आएगा 3 और ये
4, यानी 4 टाइम्स 0 बनेगी LHL इस पूरे फंक्शन की 1 पर। 1 पर पूरे फंक्शन की LHL जो बनेगी वो बनेगी 4 इंटू 0, दैट इज 0, और RHL बनेगी 4 इंटू 1 यानी के 4। तो यानी ये पूरा प्रोडक्ट फंक्शन 1 पर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। रूट 2 पर भी ऐसे ही हाल होगा और रूट 3 पर भी ऐसा ही हाल होगा, यानी ये फंक्शन पूरा का पूरा डिसकंटिन्यूस है। G is discontinuous at x equal to 1 रूट 2 रूट 3। इसका मतलब क्लियरली यहां तो समझ में आ गया भाई, ये क्लियरली G is discontinuous at 1 रूट 2 रूट 3। This implies G is non-derivable at x equal to 1 रूट 2 रूट 3। यानी ये 3 पॉइंट्स तो श्योर है जहां फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। ये क्यों आए? ये f के कारण आए। ये f लेके आया अपने साथ, अपने DNA में लेकर आया साथ में। तो gx के साथ जब वो मिला, जब gx उसने बनाया तो उसमें भी वो खामियां रह गई। अब gx की बात करें, gx को अभी भी दर्द है कहां पर? 0 और 7/4 पर। तो इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जगह ये डेरिवेबल और बाकी जगह ये डेरिवेबल, तो दोनों डेरिवेबल फंक्शंस का प्रोडक्ट डेरिवेबल ही आएगा। तो अब नॉन डेरिवेबिलिटी के जो पॉइंट्स हैं वो और जो इन्वेस्टिगेट करने लायक है वो 0 और 7/4। अगर मैं 0 पर और 7/4 पर देखूं, एट x इक्वल टू 7/4, एट x इक्वल टू 7/4, gx जो है वो है मॉड x प्लस मॉड ऑफ 4x माइनस 7। ये फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 7/4। और जो दूसरा फंक्शन है fx, जो दूसरा फंक्शन है fx, देखिए fx सिर्फ इन पॉइंट्स पर नॉन डेरिवेबल है, 7/4 पर कैसा होगा? डेरिवेबल होगा। इनफैक्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर का डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट करता है हमेशा 0 होता है। तो ये डेरिवेबल होगा 7/4 पर, और 7/4 पर ऑल्सो अगर मैं f ऑफ 7/4 की वैल्यू निकाल के देखूं तो कितनी आती है? 49/4, 49/16 माइनस 3, 0 आ गया। इसका मतलब है ये कंटिन्यूअस है और साथ में जो फंक्शन लगा हुआ है प्रोडक्ट में वो डेरिवेबल और उसकी वैल्यू 0 है उस पॉइंट पर, 7/4 पर। तो एक छोटा सा रिजल्ट, तो gx क्या हो गया? डेरिवेबल हो गया एट 7/4, यानी 7/4 पर जो दर्द था वो मिट गया। क्यों? एक रिजल्ट के कारण। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है fx, मान लो एक फंक्शन है fx इंटू gx, ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो a पर, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a, और साथ में यह जो फंक्शन है यह डेरिवेबल हो a पर, डेरिवेबल एट x इक्वल टू a, एंड g ऑफ a 0 हो जाए। then this implies phi is derivable at x equal to a, phi डेरिवेबल हो जाता है x इक्वल टू a पर। सो दिस इज द रिजल्ट जो हमने क्लास में पढ़ा है सबने, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ा है तो यहां जान लो आप, दिस इज अ न्यू रिजल्ट, ठीक है, ये पढ़ा है हमने। तो इस रिजल्ट के कारण g कैसा हो गया? डेरिवेबल हो गया। अब बस एक ही सस्पिशियस पॉइंट बचा, एट x इक्वल टू 0। अगर मैं 0 पर बात करता हूं तो gx जो है वो है मॉड x प्लस मॉड ऑफ 4x माइनस 7 इंटू fx, इंटू fx। fx की वैल्यू 0 के आस पड़ोस में है ना, fx की वैल्यू 0 के आस पड़ोस में -3 है, 0 नहीं है, ध्यान रखना। अभी सोचो 0 है, 0 के आस पड़ोस में ये एक ग्रेटेस्ट इंटीजर कितनी है? -3। तो इन द नेबरहुड ऑफ, इन NBD ऑफ x इक्वल टू 0, नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू 0, fx जो है वो -3 है, वो कितना होगा? -3। तो यानी जो gx इफेक्टिवली हमारे पास बन जाएगा वो बन जाएगा -3
इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड ऑफ x इंटू 4x माइनस 7। तो ऑब्वियस सी बात है ये फंक्शन तो कैसा है, नॉन डेरिवेबल एट x इक्वल टू 0। ये नॉन डेरिवेबल है एट x इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कुल मिलाकर g के जो हमारे पास पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बचे वो हो गए कौन कौन से। दिस इंप्लाइज g इज नॉन डेरिवेबल एट x इक्वल टू 0, फिर 1, √2 एंड √3। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स आ गए, 0, 1, √2, √3। तो यानी नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 5 पॉइंट्स, दिस इज रॉन्ग। द करेक्ट आंसर्स आर बॉम्बे एंड कैलकाटा। So Bombay and Calcutta are the correct answers, and let us match them. Bombay, Calcutta are the correct answers to this problem. So that is all from my side as of today, and I hope you really enjoyed this session and you would have learned something from this session certainly, और आपने मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस डेफिनेटली किया होगा। तो बस मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।